हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और उसके क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। और एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि उससे कई क्वेश्चन भी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग के पास भी वीडियो पहुंचे। तो चलिए हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। ये पारंपरिक ऊर्जा है। अब हम देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है और इसका एक और है प्रकार, गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो आइए उसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। तो पहला हमारा है परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत को हम गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं, अनवीनीकरणीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं, उसको क्षय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। क्षय का मतलब जिसका क्षरण हो। देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक में तय और सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये फिक्स टाइम के लिए होते हैं और ये कम मात्रा में होते हैं। ये खर्च हो जाते हैं तो हम इसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल है ये गैर नवीनीकरणीय होते हैं। पारंपरिक स्रोत कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। इन स्रोतों से प्रदूषण होता है, जैसे जल, वायु, थल प्रदूषण। यह प्रदूषण प्राकृतिक में बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुख्य रूप से यह औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। ये बहुत महंगे भी होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, कच्चे तेल है, हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर है। ये सब इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम इसका सेकंड, नवीनीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा, सबका मतलब एक है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे अक्षय ऊर्जा, अक्षय का मतलब ये है कि जिसका क्षरण ना हो, क्षय ना हो, अक्षय। अब गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जो हाल ही में प्रयोग किए गए हैं। इन स्रोतों के प्रयोग करने का उपाय तथा तकनीकी पहले दोनों नहीं थे, जो अब इस समय विकसित हुए हैं और इनका हम प्रयोग कर रहे हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में हैं। ये स्रोत कभी लुप्त नहीं होंगे। यदि थोड़ा ध्यान अगर इस पे हम दे दें तो ये हमको हमेशा ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को हम अक्षय नहीं होने देते हैं और ये अक्षय होता भी नहीं है, नुकसान नहीं होता, इसको हम दोबारा रिन्यूएबल कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इस पे पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है इसका। ये प्रदूषणहीन होते हैं। इन्हें पर्यावरण हितैषी यानी इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। ये प्रदूषण हो तो बहुत न्यूनतम होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर बिजली के उत्पादन में किया जाता है। इनसे विश्व के उन कोने तक बिजली पहुंचाई जाती है जहां तार बिछाना कठिन हो। पारंपरिक स्रोत की तुलना में ये सस्ते होते हैं। इसके उदाहरण है जैसे सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोमास है। यही सब इसके उदाहरण हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, जैव भार का पिरामिड, पौष्टिकता स्तर। तो इसको हम क्या कहेंगे? जब जो एक दूसरे से जुड़ी खाद्य श्रृंखला जो रहती हैं तो उनको हम खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल कहलाती हैं। किसी परितंत्र में उसके भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें बहुत खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, 2, 3, 4, और इससे खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला नहीं, कई खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इसी प्रकार खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे पर संयोजित
खास श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य नई दिल्ली है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 30 जून सन 2008 को नई दिल्ली में जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया था। तो इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। पहले दिल्ली था, अब नई दिल्ली हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान वही सबसे पहले जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? यूरिया का लेपन किससे होता है? ठीक है, उसके जो बीज होते हैं उसका लेपन किस पौधे के बीज से, उसके तेल से होता है? तो देखते हैं, कपास, नीम, अरंडी, जोजोबा। तो इसका आंसर होगा नीम। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल नीम पौधे के बीज का है। नीम कोटेड यूरिया बनाने के लिए यूरिया के ऊपर नीम के तेल का लेप कर दिया जाता है। यह लेप नाइट्रिफिकेशन अवरोधी के रूप में काम करता है। नीम लेपित यूरिया धीमी गति से प्रसारित होता है। जब उस पर लेप लगा रहता है ना तेल का, तो वो उसका प्रसारण जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। वो पौधे के ग्रोथ के अनुसार होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके कारण फसलों की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो टाइम पे ग्रो करता है, टाइम पे उसको वो मिल भी जाता है यूरिया। ठीक है, तो इसका आंसर नीम होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठन को चुनिए। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठन मतलब कि इसमें से जैव चीज को चुनना है हमको। तब इसमें जैविक कौन सा है? क्लोरोफिल है कि प्लवक है कि सूर्य का प्रकाश है कि मृदा है? तो इसका आंसर होगा प्लवक। इसको प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। प्लवक एक महत्वपूर्ण जैविक संगठन है जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मिलता है और ये पादप होता है। ठीक है, और ये जो है मछली के भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये समुद्र हुआ, पोखरा हुआ, कुछ भी हुआ तो वहीं पे ये मिलता है जलीय परितंत्र में। और ये मछलियों का मुख्य भोजन होता है। ये मछलियाँ उनको खाती हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे यही है प्लैंकटन। और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, मृदा है, ये सब अजैविक संगठन है। तो इसका आंसर प्लैंकटन या प्लवक होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिए जाने वाला पौधा है सरकंडा, गन्ना, खजूर, बांस। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा बांस। भारतीय वन संशोधन अधिनियम सन 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिए जाने वाला पौधा बांस है। इसको हम झाड़ी की कैटेगरी में रखे हैं। बांस को झाड़ी की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और बांस एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स ना कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, मतलब वो है तो एक ही लेकिन कई राज्यों में वो अवस्थित है। देखते हैं ऑप्शन, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, भारत के माउंट रेलवे, सुंदरवन नेशनल पार्क, कालका शिमला रेलवे। तो इसका आंसर होगा भारत की माउंट रेलवे। भारत की माउंट रेलवे पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित है। यह रेलवे भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयी रेल पश्चिम बंगाल, नीलगिरी रेल तमिलनाडु, कालका शिमला रेल हिमाचल प्रदेश आदि आते हैं। ये सभी रेलवे के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं।
तो ये कई राज्यों में फैला हुआ है, देखें हैं आप। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। फ्रेंड्स, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, इसको हम बताते हैं आपको, अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, और इसको आप जान लेंगे, इसका रीज़न जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में खेजड़ली स्थान पर जोधपुर के महाराजा द्वारा हरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बेनीवाल ने अपनी 3 बेटियों आंसू, रत्नी, भागू के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उसके साथ ही 363 से अधिक अन्य बिश्नोई खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए मर गए। अब खेजड़ली भी उसको बोलते हैं या खेजड़ली, भारत के राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव है। कस्बे के नाम पर खेड़ी पेड़ों से लिया गया है। कस्बे का जो नाम था, वहाँ पे जो खेजड़ी पेड़, जो अभी भी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, तो जो वहाँ पे बहुत सारे इसके पेड़ थे, इसीलिए उस गांव का नाम इस पेड़ से ले लिया गया था। यह वह स्थान है जहाँ से चिपको आंदोलन की उत्पत्ति भारत में हुई। चिपको आंदोलन जो हम लोग बहुत फेमस नाम सुने हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, उससे पहले यहीं पे राजस्थान में ही चिपको आंदोलन का उत्पत्ति हुआ। अमृता देवी बिश्नोई जो अभी बताए हैं कि आंसू, रत्नी और भागू के साथ घर पर थी, तभी अचानक उन्हें पता चला कि मारवाड़ के जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने सैनिक उनके गांव के खेजड़ी पेड़ों को काटने आए हैं। खेजड़ी के पेड़ों की लकड़ियां का इस्तेमाल कर महाराजा अभय सिंह अपने नए महल का निर्माण करवाना चाहते थे। थार में होने के बावजूद भी बिश्नोई गांव में, मतलब जैसे थार गांव जो था, वहाँ के बाद भी बिश्नोई गांव में बहुत हरियाली थी। थार तो था वो, मतलब रेगिस्तान था, लेकिन बिश्नोई गांव ऐसा था, वहाँ पे बहुत हरियाली थी क्योंकि वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए महाराजा अभय सिंह ने अपने आदमियों को खेजड़ी के पेड़ों से लकड़ियाँ प्राप्त करने का आदेश दिया था। अमृता देवी ने राजा के सैनिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि बिश्नोई धर्म में हरे पेड़ को काटना मना है। इसीलिए अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी। उन्होंने कहा, सिर साटे रूखे रहे तो भी सस्ते जान। अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए ये कहा था, जिसका मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जाता है तो वह सही है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी रही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो इतना बलिदान देने के बाद, इतना संघर्ष की अमृता देवी बिश्नोई, तो इसी संघर्ष को, इसी बलिदान को याद करने के लिए हम लोग अमृता देवी बिश्नोई का पुरस्कार देते हैं, जो वन्य जीव पुरस्कार सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। अब ए और बी को पहचानना है। ऑप्शन देखते हैं, ए नीला, बी हरा, ए हरा, बी काला, ए नीला, बी काला, ए हरा, बी नीला। तो इसका आंसर होगा ए हरा और बी नीला। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसको देखते हैं। हम लोग सार्वजनिक स्थानों पर देखते हैं, जैसे कि पार्क है, स्टेशन, बाजार, पर्यटन स्थल आदि में 2 रंग के कूड़ेदान रहते हैं, एक हरा और एक नीला रखे जाते हैं। हम लोग कभी सोचे हैं कि क्यों ये 2 कलर है, क्यों यहाँ पे 2 कलर लिखा है, क्या रीज़न है इसका? तो चलिए इसको जानते हैं। जैविक कचरा अपशिष्ट, जैसे जैविक कचरा जो होता है अपशिष्ट, उसमें एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है। फल है, सब्जियों के छिलके हैं, जानवरों के मलमूत्र, सूखी पत्तियाँ, ये जैविक कचरा है, ठीक है।
और अजैविक कचरा जैसे प्लास्टिक, कांच का बोतल तथा खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसका निस्तारण अलग अलग करने की व्यवस्था की जाती है। हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा तथा नीले कूड़ेदान में अजैविक कचरा डाला जाता है। जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए हरे रंग के कचरे का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित करने वाले योग्य अपशिष्ट नीले रंग के कूड़ेदान में फेंके जाते हैं। अस्पतालों से निकलने वाले चिकित्सीय अपशिष्ट जो होते हैं वो लाल रंग के कूड़ेदान में एकत्रित किया जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है। ऊपरी सीमा है तो क्या है? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो इसका आंसर होगा 55 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों की जो ऊपरी सीमा, ऊपरी मतलब दिन में और रात में भी इसका अलग होता है, तो दिन के लिए है 55 डेसिबल। चलिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसका हम जानते हैं कि दिन में क्या होना चाहिए, रात में क्या होना चाहिए। उसके पहले ये जो CPCB है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत ये आता है। 1974 में स्थापित किया गया है, एक वैधानिक संगठन है और CPCB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में 75 डेसिबल, रात के समय में 70। वाणिज्यिक क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो दिन के समय में 65 है और रात के समय में 55। ये डेसिबल है फ्रेंड्स, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में रहेंगे तो अगर वहाँ पे दिन में 55 डेसिबल होना चाहिए और रात में 45 डेसिबल। शांतिपूर्ण क्षेत्र में है तो दिन में वहाँ 50 डेसिबल और रात में वहाँ पे 40 डेसिबल। तो ये रहा। यहाँ पे एक हम देखिए ये बनाए हैं टेबल, इसको आप यहाँ पर देखिए, ये दिया है क्षेत्र या परिक्षेत्र। यहाँ पे क्षेत्र है और DB दिन के समय, DB रात के समय। तो औद्योगिक क्षेत्र 75 दिन में, 70 रात में। वाणिज्यिक क्षेत्र 65 दिन में, 55 रात में। आवासीय क्षेत्र 55 दिन में, 45 रात में। शांतिपूर्ण क्षेत्र 50 है, दिन में 50 और रात में है 40। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए आज का क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? वीडियो को देखिए, पूरा वॉच करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।